हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स मैगजीन की शुरुआत की है। अपनी इस करंट अफेयर्स मैगजीन के अंतर्गत हम आपको 1 से लेकर 31 जनवरी मैगजीन के पार्ट 2 को कवर करा रहे थे। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 कवर हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 में बताए गए सभी आर्टिकल और उसमें बताई गई बातों को आपको समझ में आया होगा। आपने ये भी समझा होगा कि इस करंट अफेयर्स की मैगजीन को हमें कैसे पढ़ना है, किन आर्टिकल्स को हमें स्किप करना है और किस तरीके से हमें यूपीएससी में आने वाले प्रश्नों के प्रति अपनी एक समझ बनानी है। तो बिना देरी के हम अपने इस पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। तो आप में से अधिकांश बच्चों को पता है कि ये श्री आईएएस एकेडमी की मैगजीन है और इसके अंतर्गत हमने आपको काफ़ी सारे आर्टिकल कवर करा रखे हैं। तो एक बार हम जल्दी से उन आर्टिकल को स्किप करते हुए आपको बताएं। जैसे हमने श्रेष्ठ योजना आपको कवर करा दी थी, हमने आपको लिथियम के बारे में कवर करा दिया था, फिर हमने आपको अपतटीय क्रिप्टो और एक्स किरण ध्रुवणमापी है ना, एक्स रे सावित्रीबाई फूले, इन सभी आर्टिकल्स को हमने कवर कराया था। इवन लिक्विड नैनो यूरिया को भी हमने कवर करा दिया था। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्स फ्लिपिंग के आर्टिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग का क्या मतलब होता है? रिवर्स का मतलब क्या होता है? पुनः आना। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? पुनः, यानी कि जो चीज़ कहीं जा रही थी अब वो वापस आ गई। ठीक है, और फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है? उछलना। तो मतलब पुनः वापस आ जाना, कैसे? उछल के। तो ये शब्द किसके लिए यूज होता है? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिवर्स फ्लिपिंग का संबंध है तो आप बता देना इकोनॉमी से, या आप बता देना भारत में स्टार्टअप से। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी कि रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ क्या है? रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो कोई भारत की कंपनी है, जैसे ये श्री आईएएस एकेडमी है, हो सकता है आप में से कई सारे बच्चों को ना पता हो। अब आपकी ये जो श्री आईएएस एकेडमी है ये अमेरिकन शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हो चुकी है। यानी कि अगर अब आपका मास्टर ये चाहे कि श्री आईएएस एकेडमी में अमेरिका के लोग इन्वेस्टमेंट करें तो वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कराते? क्योंकि हमने इसको पब्लिक कंपनी नहीं बनाया है, हमने इसको प्राइवेट एज अ सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे। आपको जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डंस नंबर मिल जाएगा श्री आईएएस एकेडमी का, और ये डंस नंबर ही ये बताता है कि यदि अमेरिकन इन्वेस्टर चाहें तो श्री आईएएस एकेडमी में अपना पैसा लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो ऐसे ही क्या होता है कि मान लो श्री आईएएस एकेडमी पे किसी ने पैसा लगाया, उसको लगा कि ये मास्टर अच्छा पढ़ाता है, तो उसने कहा कि एक काम करो, अमेरिका के सिविल सर्विसेज को आप पढ़ाना शुरू कर दो और अपनी जो कंपनी है ये भारत से हटा के अमेरिका में अपना हेडक्वार्टर बना दो। ठीक है, तो हम जाके वहाँ पे बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि हम फ्लिप कर गए। ठीक है, हम यहाँ से फ्लिप करके चले गए, अलग अलग देशों में हमने अपनी कंपनी बना दी। लेकिन हमको लगा कि नहीं यार, यहाँ पे नुकसान हो रहा, यहाँ पे वो इमोशंस, वो फीलिंग नहीं है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा, खुशी नहीं मिल रही, और हम वहाँ से फिर से वापस हो गए। और वापस होकर हमने कहा कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम इंडिया में ही अपनी एकेडमी चलाएंगे, इंडिया के ही बच्चों को आईएएस बनाएंगे। तो ये जाकर जो वापस आना हुआ, इसी को रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, है ना, आपकी रोल्स वो क्या कहते हैं, रॉयल इनफील्ड हो गई, है ना, ये जाती हैं और वापस आ जाती हैं। क्लियर हो गई बातें? ये कंपनियां होती हैं तो इनके हेडक्वार्टर होते हैं। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे समझाया गया, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक तरीके से रीडोमिसाइलिंग कहते हैं। जैसे आप डोमिसाइल पढ़ते हो ना, अधिवास, कि आप कहाँ रहते हो। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता हो। अगला आर्टिकल है हमारा स्काउ को लेकर कि स्काउ क्या है। तो स्काउ के बारे में आप पढ़ें इससे पहले आपको पता हो इसका पूरा नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। मतलब ये क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या है? एक तरीके का टेलीस्कोप से रिलेटेड कोई परियोजना है। टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड की या पृथ्वी के बाहर आकाश गंगाओं, ग्रह, तारे, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह,
इनकी इमेजेस लेता है और इन इमेजेस के जरिए पता करता है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, ब्रह्मांड की स्थितियाँ कैसे, ब्रह्मांड कैसा है, कब तक चलेगा, कब पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी, इन चीज़ों का एनालिसिस करती है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत भी अब इसका हिस्सा बनने वाला है। और जब भी साइंस टेक से रिलेटेड कोई आर्टिकल आपको ऐसा दिखे जिसमें भारत भी उसका सदस्य बन रहा हो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको बेसिक कोई भी व्यक्ति साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास में स्काउ के बारे में नहीं पढ़ाएगा। और यही बात मैंने आपको अपनी टेस्ट सीरीज में भी कहा है, यही बात मैंने आपको अपने फाउंडेशन क्लास में भी कहता हूँ कि जो हमारी फाउंडेशन क्लास होती है वहाँ केवल आप साइंस टेक को 20% पढ़ें, 80% साइंस टेक आपकी करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, जैसे ये स्काउ का आर्टिकल। समझ गए मेरी बातें? हाँ सर समझ गए। तो अब स्काउ के बारे में बेसिक चीज़ें देखना है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि स्क्वायर है ना, बहुत बड़ी दूरबीन, टेलीस्कोप्स वगैरह लगे होंगे। ठीक, क्या है अंतर सरकारी संगठन? अंतर सरकारी का मतलब क्या होता है? कई सारी सरकारें जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब मिल के इसमें शामिल हुए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जोड्रेल में, जो कि यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके या कह सकते हो ब्रिटेन में। कुछ बच्चों को ब्रिटेन पता ही नहीं होगा मैप में कहाँ है। तो जैसे ये हमारा प्यारा भारत, इस प्यारे भारत से हम ऊपर की ओर चलेंगे और जब ऊपर की ओर जाएंगे तो हमको ये यूरोप मिलेगा, और यूरोप में जहाँ हम थोड़ा ऊपर उठेंगे तो ये हमें यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत ही ब्रिटेन आता है। यूनाइटेड किंगडम एक बड़ा वर्ड है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है ना, जैसे यूनाइटेड इंडिया भी कहा जाता है, बट इंडिया यूनाइटेड शब्द यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वैसे यूनाइटेड किंगडम में कई देश आते हैं, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स है ना, और ब्रिटेन, ये 4 देश आते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे और आप इंटरव्यू यूपीएससी का दे रहे होंगे तो वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि एक भी इस परियोजना में एक भी दूरबीन नहीं होगी, बल्कि हजारों एंटेना की एक श्रृंखला, एक सीरीज होगी जो पूरी दुनिया को क्या करेगी, अपने उस रिसर्च का हिस्सा बनाएगी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से देश हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और घुमा सकता है कि क्या रसिया इसका मेंबर है। अच्छा एक बात और बताऊँ, आपको ये लगता होगा जैसे आपने 2-3 चीज़ें देखी होंगी कि नेता आपस में लड़ते रहते हैं, है ना, कई देश आपस में लड़ते रहते हैं। तो इनकी जो लड़ाइयाँ हैं ना, इनकी बस एक लेवल तक हैं, एक सीमा तक, उसके बाद लड़ाइयाँ ख़त्म। जैसे अगर स्पेस की बात करें, वैसे सब लड़ते हैं एक दूसरे से। अगर स्पेस में किसी को हेल्प चाहिए तो ये रसिया की भी हेल्प ले लेंगे, जबकि अमेरिका की लड़ाई चल रही है, चाइना से भी हेल्प ले लेंगे। समझ गए, स्पेस के मामले में। और ऐसा नहीं कि देते नहीं है, रसिया का अगर कोई सैटेलाइट जा रहा होता है तो उसको अमेरिका भी मदद करेगा, अन्य देश भी मदद करेंगे। समझ के, तो ये सबके साथ होता है। जैसे आप ये समझो ट्रांसपोर्ट में, मतलब फ्लाइट में, है ना, जो हवाई यात्राएं होती हैं, तो भाई हर एक के स्पेस के ऊपर से होके गुजरेगा ना, तो ये सब में होता है। ऐसे ही नेता आप देखना, अभी संसद का शीत सत्र चल रहा है तो आप वहाँ पे देखेंगे कितनी बढ़िया फोटो आती हैं कि वही नेता एक दूसरे को टीवी पे बैठ के गालियाँ देते हैं और वही एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। वो तो जनता को उल्लू बनाने का काम है। कोई नेता किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। हमको और आपको लगता है अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस के हेड ना होते तो वो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके होते, या मोदी जी अगर हेड ना होते तो वो कल ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके होते। लेकिन क्योंकि वो अपनी अपनी विचारधारा से लड़ रहे हैं, उनके मनभेद नहीं है, बस मतभेद हैं। ठीक है, और यही आपको अपने जीवन में रखना है। ठीक, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं? तो रेडियो टेलीस्कोप क्या है? रेडियो तरंगों से रिलेटेड होते हैं, और ये रेडियो तरंगे क्या करती हैं? खगोलीय पिंडों का पता लगाती हैं। बाकी आपसे यहाँ पे इतना तो डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनकी तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर होती। तरंग दैर्घ्य का मतलब मैंने बताया था कि जब एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट जब मिलता है उसको, उसके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो टेलीस्कोप के क्या फ़ायदे हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको रटना नहीं है,
आपको बस दिमाग में ये रखना है कि किसी भी चीज़ के अनुप्रयोग बहुत सारे होते हैं। जैसे सपोज करो, आप एक काम करो, यूट्यूब पर डालना कि खजूर खाने के क्या फ़ायदे हैं, आपको कम से कम 15 से 20 फायदे दिखा देगा। और आप डालना कि खजूर खाने के क्या नुकसान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिखाएगा। समझ गए हो? ऐसा क्यों? क्योंकि नुकसान बता पाना मुश्किल होता है, प्रयोग बता पाना आसान है। और इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका ये जो पेन है, इसके आप कितने यूज कर सकते हो। तो आप कुछ बच्चे के सर लिख सकते हैं बस, अरे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे निकलेंगे। जैसे आपका ये जो पेन है, ठीक, ये प्लास्टिक है, इसको आप दीवार में पिन कर सकते हो, कपड़े टांग सकते हो। इसकी जो रिफिल है ना, उससे धागा बना सकते हो गला के, ठीक। उसकी जो इंक है, उसकी स्याही में यूज कर सकते हो, कपड़े में नील करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इवन जो उसकी पॉइंट है, उससे छेद कर सकते हो, कपड़े सिल सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो अगर आप सोचने को बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए कहा जाता है ये बताना आसान है कि क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, ये बताना कठिन है कि नुकसान कहाँ है। और जब भी नुकसान की बात आती है तो वो आर्टिकल ऑलरेडी चर्चा में आ जाता है। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने आपको लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में आपको पढ़ाया था, तो आपने देखा और आपने देख कर तुरंत कह दिया कि हाँ सर, इन चीज़ों में तो कमी आ गई। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, ये आपको पता हो कि विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पे? भारत में है, जिसको GMRT कहते हैं, ठीक है, पुणे के समीप स्थित है, ठीक। तो एक तो ये पता हो। सारस 3 ये भी भारत का है ना। अटाकामा ये कहाँ पे? चिली में। और अटाकामा के बारे में मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया का क्या था? ट्राइंगल, ठीक है। फास्ट ये किसका है? चाइना का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द सारस, है ना, और फास्ट ये क्या है? तो आप बता देना कि सर ये टेलीस्कोप हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चिली के बारे में आपको मैं दिखा देता हूँ, और मैंने आपको बताया भी था कि अटाकामा मरुस्थल भी है। तो ये यूरोप से हम कहाँ चलेंगे? यूरोप से हम चलेंगे साउथ की ओर, ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट कह सकते हो। यहाँ पे हम चले। अब यहाँ पे जब चले तो यहाँ पे जो ये आपको मिलेगा ना, ये यहाँ पर है आपका अटाकामा चिली में। अच्छा, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, है ना। मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ये क्या नाम है इसका यहाँ पे, कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर, है ना, अल्मा। देखना भी, अल्मा को देख के आपको लगेगा कि बिल्कुल पूरी की पूरी है कि इन्होंने सीरीज बना रखी है, ठीक है, अल्मा। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे चिली में भैया, अगर दिखा देगा तो ठीक ही है, नहीं दिखाएगा तो भैया ये शायद नहीं दिखाएगा, है ना। अटाकामा ही मैं इसमें सर्च करके डालूँ आपके लिए, अटाकामा। हाँ, ये देखो, इसमें ये अटाकामा मरुस्थल में है, ठीक है। ये देखो, ये अटाकामा है। अब यहीं पे देखो आपको सेटेलाइट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको देखो दिखाता हूँ, कितने झुंड पूरे यहाँ पे बिछे पड़े होंगे। अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता तो भैया फिर आप भी मौज करो, हम भी मौज करें ना। लगता है नहीं मिलेगा, क्या इतना टाइम इसमें वेस्ट करें खाम खा, है ना। चलो छोड़ो, कौन पिक्चर दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। वैसे यहाँ पे पूरा का पूरा एक झुंड है। जो ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, जो मैंने यहाँ पिक्चर आपको लगाई है, ये वास्तव में वही अटाकामा की ही है, मरुस्थल की। समझ गए? ऐसे बिल्कुल लाइन तर वहाँ पे बिछाए गए हैं। बाकी आपको याद नहीं रखना है। गुरुत्वीय तरंगें क्या होती हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको याद नहीं रखना है, बस सामान्य तौर पर आप इसको एक तरीके से पढ़ लो, ठीक। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता हो। एक चीज़ याद रखना कि महाराष्ट्र के हिंगोली में लीगो ऑब्जर्वेटरी का गठन किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर इन गुरुत्वीय तरंगों का क्या होगा? एनालिसिस होगा, ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लीगो क्या है? ये एक लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है भारत की, जो कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्टैब्लिश की जा रही। अगला आर्टिकल है पैंसपर्मिया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द पैंसपर्मिया का संबंध है, तो आप बता देना ब्रह्मांड की संकल्पना से, या आप बता देना अंतरिक्ष की संकल्पना से, या आप बता देना पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत से, या आप बता देना ग्रहों के उत्थान से। कहने का मतलब कोई भी शब्द, चाहे ग्रह आ जाए, चाहे ब्रह्मांड आ जाए, चाहे पृथ्वी आ जाए, चाहे अंतरिक्ष आ जाए,
सब का मतलब पैंसपर्मिया है। ये वास्तव में एक थ्योरी है, ये थ्योरी आपको याद नहीं रखनी, बस आपको समझना है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति, कोई मानव यहाँ से बाहर स्पेस स्टेशन में जाता है तो अपने साथ कई चीज़ें खाने के लिए जाता है, और कई बार यहाँ से जो ये रॉकेट जाते हैं और ये रॉकेट जब स्पेस में जाते हैं तो इनमें बाहर कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया बैठे होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाके स्पेस में मंडराने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया आगे चलकर जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत बन सकते हैं किसी अन्य ग्रह में। ये कहती पैंसपर्मिया थ्योरी। बस आपको यही याद रखना है, ठीक। इससे ज़्यादा याद करोगे पागल हो जाओगे कि कौन ग्रीक दार्शनिक है कौन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा पेरेग्रीन मिशन 1 को लेकर। पेरेग्रीन मिशन 1 क्या है? पेरेग्रीन मिशन वास्तव में अपोलो मिशन का एक अपकमिंग वर्जन है। अपोलो मिशन क्या था? अपोलो मिशन वास्तव में 1960 के बाद अमेरिका के द्वारा जारी किया गया एक मतलब मिशन था, और इसमें मानव को अंतरिक्ष में या कह सकते हो चंद्रमा पर उतारना था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अपोलो मिशन के द्वारा चंद्रमा पर पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन और एल्ड्रिन ने कदम रखे थे, ठीक है, ये आप बताइए। तो चंद्रमा पे कदम रखे, उसके बाद से क्योंकि इस अपोलो मिशन की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। और ये अपोलो मिशन क्यों जारी किया गया था? कुछ लोग कह रहे थे ये हवाबाजी है, फर्जी है, क्योंकि आपको पता होगा कि रशिया या कहें उस समय का यूएसएसआर उसने अपना सैटेलाइट ऑलरेडी भेज रखा था। तो और कोल्ड वॉर उस समय चल ही रहा था, शीत युद्ध जिसको बोलते हैं। तो अमेरिका ये सोच रहा था कि हम पीछे नहीं हैं रसिया से, समझ गए। जैसे होता है ना कि आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति एक कार ले आया, तो आप सोचोगे ना कि यार कार से कोई अच्छी चीज़ तो हमको भी लानी है 1-2 दिन में। जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़कों को या कुछ देवियों को, है ना, कि फलानी वो सोने का बनवाई है तो हम भी सोने का बनवाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं सब में। यही उस समय अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हो रहा था। लेकिन जब अपोलो मिशन में इतना ज़्यादा कॉस्ट लग गया, कई मिशन फेल हो गए, तब अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि वो कोई आगे चलकर ह्यूमन मिशन नहीं भेजेगा चंद्रमा पे। और ये इकलौता ऐसा देश है जिसने आज तक केवल चंद्रमा पे इंसानों को भेजा है। अभी तक कोई देश नहीं भेज पाया है। आगे चल के चाइना भेजने वाला है, इंडिया भी भेजने वाला है, ठीक है। तो बात हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इस अपोलो के बाद, उस 1960 के दशक के बाद से कोई मिशन नहीं आया, तो वही अब सीरीज फिर से शुरू की जा रही है पेरेग्रीन 1 नाम से। इसीलिए मैंने कहा ये अपोलो का अपकमिंग वर्जन है। अर्थात ये कहाँ जाएगा? चंद्रमा की सतह पर। किसको लेकर जाएगा? मनुष्यों को लेकर जाएगा। समझ गए? बाकी आपको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन यही सिंपल आएगा कि पेरेग्रीन मिशन का मतलब क्या, तो बता देना चंद्रमा पर उतरने का ये पहला प्रयास है 50 से अधिक वर्षों में। हालांकि इससे पहले उतर चुके हैं, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना कि कौन इसमें शामिल है कौन इसमें शामिल नहीं है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अपोलो कार्यक्रम के बाद देखो वही सारी चीज़ें हैं, तो बाकी याद नहीं रखना है आपको। नासा इसमें है तो सीधी सी बात है इंडिया तो होगा ही नहीं। बाकी ये कुछ नहीं याद रखना है। बच्चे इसीलिए पागल हो जाते हैं कि पूरा डिटेल में याद रखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मिशन किसका है, क्या संबंध है? मैंने ऑलरेडी पीछे पढ़ा रखा है ना। आर्टेमिस का संबंध किससे है आप बताइए, या ओसीरिक्स मिशन का संबंध किससे है? नासा से, ठीक। तो बाकी आपको याद नहीं रखना है। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं कि भारत 2023 में सफल हुआ था अभी, हालांकि उसने मानव को नहीं भेजा है ना। 1966 में सोवियत संघ पहले भेज चुका था, बाद में अमेरिका गया था, है ना। एकमात्र देश है जिसने लोगों को भेजा है। बाकी कोई बातें याद नहीं रखनी है। अगला हमारा आर्टिकल है जीआई टैग को लेकर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि जीआई टैग को लेकर आगे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे भी। बौद्धिक संपदा जिसको अधिकार भी बोलते हैं एक तरीके से, तो क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो युग्म वाले बनते हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आप देखते हो, इनकी आप एक लिस्ट बना लिया करो और दीवार में चिपका लिया करो। ये नोट्स में लिखने वाली चीज़ें तो हैं ही, दीवार में भी चिपकाने वाली चीज़ें हैं, ताकि आपको याद रहे, ठीक। तो याद क्या रखना है कि कपड़ा, गंडा, साल,
कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से। देखो एक चीज़ बता दूं, ये 17 जीआई टैग मिले हैं, उड़ीसा को भी, अरुणाचल को भी, पश्चिम बंगाल को, जम्मू कश्मीर को, सबको मिला के 17। तो जो जो उड़ीसा को मिले हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे बाकी राज्यों को जो जो मिले हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो उड़ीसा का जैसे कपड़ा गंडा साल, इतना ही पूछेगा सुमेलित करने को कि कपड़ा गंडा साल का संबंध किससे? उड़ीसा से, गुजरात से, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पता। पीवीटीजी के बारे में ऑलरेडी पीछे में पढ़ा रखा हूँ, है ना। 75 ट्राइब है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में ही है। ठीक है, यहाँ पर अगला आर्टिकल क्या? लांजिया सौरा पेंटिंग। क्वेश्चन आ सकता है इसका संबंध कहाँ से? तो ये भी किससे रिलेटेड है? उड़ीसा से। कोरापुट काला जीरा चावल, ये भी कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से। सिमलीपाल काई चटनी, ये भी कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से। नयागढ़ कांटेई मुंडी बैगन किससे रिलेटेड है? उड़ीसा। इतना ही आएगा, ये डिटेल में नहीं पूछेगा कि लाल चींटियों से चटनी बनती है या बैंगन से चटनी बनती है, ये नहीं पूछेगा। यही टीचर पढ़ाते हैं और आपको मूर्ख बनाते हैं। आपको लगता है ओ भैया आ जाएगा, कछु नहीं आएगा। ठीक है, उड़ीसा खजूरी गुड़ डेकनॉल माझी, तो क्वेश्चन इनमें आएगा तो आप बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य स्टेट की। अन्य स्टेट में अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वांचो लकड़ी और आदि केकिर। ठीक है, आदि केकिर क्या है? अदरक की एक किस्म है। क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि आदि केकिर क्या है, लेकिन ये पूछेगा कि कहाँ से रिलेटेड, तो बता देना सर अरुणाचल प्रदेश से। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो तंगेल साड़ी, गारत साड़ी, कोरियल साड़ी, कालो नुनिया चावल और सुंदरबन शहद। सुंदरबन शहद के बारे में आपको पता हो, जब G20 ये हुआ था ना, तो जितने भी मेंबर आए थे उनको भारत सरकार ने सुंदरबन का फॉरेस्ट शहद दिया था। इवन आपका पागल मास्टर भी आधा किलो एक दिन मंगा लिया था। 500 रुपये का आधा किलो मिला था, लेकिन एक चम्मच भी मास्टर ने नहीं चखा था। बाद में अपने मकान मालिक को मैंने डोनेट कर दिया। डोनेट क्यों? डोनेट शब्द गलत है, क्योंकि ऑलरेडी वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देते रहते थे, तो मैंने उनको शहद दे दिया, क्या जाता है। ठीक है, रही बात साड़ी को लेकर, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपको पता हो कि जब 15 अगस्त 15 अगस्त कह रहा हूँ, हाँ 15 अगस्त की बात थी। 15 अगस्त जो आपका 2024 में मनाया गया, तो इसमें साड़ियों को लेकर एक पूरी की पूरी सीरीज लगाई गई है ना। और उसका देखो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ नाम याद आ गया, अनंत सूत्र। अनंत सूत्र नाम से उसको नाम दिया गया। तो भारत की जितने भी परिधान हैं उनको दिखाया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि तंगेल साड़ी का संबंध और गारत साड़ी का संबंध और कोरियल का संबंध किससे, इसलिए याद कर लेना। ये याद नहीं रखना है आपको कुछ भी। ठीक है, हाँ याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि कालो नुनिया चावल कहाँ का है। फिर बात आती है गुजरात का, तो कच्ची खारेक है ना, ये खजूर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में रामबन अनारदाना। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक रूप में पता होनी चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। अगला हमारा आर्टिकल है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल। देखो इसको सरल भाषा में अगर आप समझो तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का फ्यूल है, या आप कह सकते हो एक तरीके का फ्यूल सेल है जिसमें फ्यूल को भरा जाता है। या आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक ऐसा कह सकते हो चैम्बर है जिसमें रॉकेट के लिए एनर्जी बूस्ट की जाती है ताकि वो अपलिफ्ट कर सके। ठीक, जैसे आप क्रायोजेनिक इंजन वगैरह पढ़ते हो ना, तो कुछ ऐसा ही। आपको अच्छे से पता है कि जो रॉकेट होता है उसको चलने के लिए थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, और उसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सअप करके रॉकेट को अपलिफ्ट कराया जाता है। क्लियर हो गई बातें? उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी फ्यूल के लिए जिन सेल की ज़रूरत पड़ी है, उसी चीज़ को बनाया है इसरो ने। और ये जो सेल इस बार बना है, ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन से बनाया गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल। इसरो ने बनाया स्पेस के लिए, अपने रॉकेट के लिए। क्लियर? क्वेश्चन यूपीएससी आपसे कई बार ये पूछ चुकी है कि ईंधन सेल क्या होता है, इसके क्या उपयोग होते हैं। आपको इसमें ये नहीं पढ़ना है कि डायोड क्या है, कैथोड क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है। बेसिक बस आपको पता हो कि इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई बात होगी, पॉलीमर है तो कोई धातु की बात या कोई खनन की बात होगी यहाँ पे। बाकी कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है। ठीक, तो बेसिक यहाँ पढ़ लेते हैं कि इसरो ने किया है। ठीक है, अपने एक
क्या कहते हैं सेटेलाइट में पोयम 3 में, ठीक है, श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने 100 वाट की श्रेणी के अंतर्गत इसका परीक्षण किया, जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को बिजली तथा जल तथा ऊष्मा में परिवर्तित करता है। मतलब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को बिजली, जल और ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक। दक्षता इसकी क्या, दक्षता ये है कि ईंधन को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये बैटरी की तुलना में अधिक कार्यकुशल होती है। मतलब आप जो ये लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हो ना, उसकी तुलना में काफ़ी बेस्ट है, समझ गए। शुद्ध संचालन होता है, मतलब एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, बल्कि जल अलग मिलता है, क्योंकि इसमें उपयोग क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि H2O मिलके क्या बनाते हैं, जल, तो इको फ्रेंडली है। क्लियर हो गई बातें। परीक्षण कहाँ किया गया ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। भविष्य के कौन से मिशन है ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इनको स्किप कर सकते हो पूरी तरीके से। हाँ, ये आप पढ़ सकते हो कि ईंधन सेल क्या है। तो ये वास्तव में एक विद्युत रासायनिक उपकरण है। अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और फिजिक्स आप पढ़े नहीं हो तो इसलिए मास्टर भी आपको नहीं समझाएगा, क्योंकि सरल चीज़ थोड़ा ना। तो आप बस नाम मात्र के लिए ऐसे समझ लो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, वायर की, तार की ज़रूरत होती है, कॉपर के तार की, और स्विचेस की ज़रूरत होती है ना। तो ये कुछ स्विचेस और वायर की तरह ही होते हैं। ये आप में से जिन बच्चों ने बैटरी कभी देखी है बचपन में, जो बैटरी आती थी जिससे टीवी वगैरह चलती थी, तो उसमें आप देखना अंदर प्लेट्स पड़ी होती थी जो उसको केमिकल रिएक्शन करती थी। उन्हीं में से एक को एनोड और एक को कैथोड बोलते थे। इवन जो आप सेल भी लाते हो, जो टॉर्च वाला सेल है या वैसा सेल है, और बचपन में जब आपका बोर्ड कालिक करना होता था तो उस सेल का आप उपयोग करते थे, समझ गए। तो वो सेल को जब फोड़ते थे तो अंदर एक पतली रॉड निकलती थी, वो कुछ वही चीज़ है। तो बस ये भी वही चीज़ है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप कितने प्रकार के हैं, तो पॉलीमर वाला आप देख लिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक पतली ठोस बहुलक झिल्ली का उपयोग किया जाता है। और ये पोर्टेबल का मतलब कहीं पर भी ले जा सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे हो ईवी स्कूटर आया है होंडा का, है ना, उसमें भी यही सिस्टम है कि बैटरी को निकाल के उनके स्टेशन पे चार्ज कर लो, नई बैटरी ले लो, जैसे सिलेंडर का सिस्टम होता है ना। फिर ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल, ये आपको याद नहीं रखना है, क्षारी कुछ नहीं याद रखना है, कहने का मतलब समझना है कि हाँ फ्यूल सेल ये होता है, इसके इतने प्रयोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे वही प्रयोग हैं, तो इसका क्या प्रयोग है, पोर्टेबल पावर देगा, स्थिर विद्युत देगा, है ना। अब सोचो लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन में अगर इसका यूज होने लगा तो लिथियम का ये बाई प्रोडक्ट हो गया या लिथियम का ये विकल्प बन गया। हाँ सर बन गया। इसीलिए कई बार ना लोग, हमारे यहाँ एक शब्द यूज किया जाता है, मतुआ जाते हैं। मतुआ का मतलब पागल हो जाते हैं, अरे लिथियम भंडार मिल गया, अब तो हम दुनिया में राज करेंगे। अरे भैया लिथियम के बाद पोर्टेबल पावर के लिए आ तो गया पॉलीमर, तो लिथियम का काम खत्म, समझ गए। यही चीज़ आपको सीखनी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ कंसिस्ट नहीं है, ख़त्म होती कभी ना कभी, उसकी एक प्रासंगिकता कभी ना कभी पूरी तरह से छीण होती है। अगला आर्टिकल हमारा यक्षगान को लेकर। आप यक्षगान डांस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कहाँ का डांस है, कर्नाटक का। आपको पता होना चाहिए ये यक्षगान शास्त्रीय डांस नहीं है, ये याद रखना है। इसी पे क्वेश्चन बनता है कि यक्षगान एक शास्त्रीय डांस है, ठीक। तो शास्त्रीय डांस नहीं है। शास्त्रीय डांस कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है। कर्नाटक का है। बेसिक आपको याद, करंट में क्यों चर्चा में रहा ये याद नहीं रखना है, बस बेसिक ये याद रखना है कि ये नृत्य नाटक है कर्नाटक का। महिला और पुरुष इसमें दोनों शामिल हैं। यही क्वेश्चन आएगा कि इसमें केवल महिलाएं शामिल हैं, तो नहीं भैया, महिला पुरुष दोनों हैं। इसकी जो थीम होती है वो रामायण और महाभारत के जो कह सकते हो घटनाएं हैं, जो इवेंट हैं, उनको बेस बनाकर ये कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। इसमें हारमोनियम, मेडल, ताल, बांसुरी, कहने का मतलब कई सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया मणिपुर को लेकर, मणिपुर डांस को लेकर, तो उसमें यही क्वेश्चन था कि इसमें हारमोनियम का केवल प्रयोग किया जाता है, तबला का नहीं किया जाता। तो केवल शब्द अपने आप में एक्सट्रीम होता है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, कि ये क्या है मंदारथी में मेला, ये कुछ नहीं आएगा। अगला आर्टिकल है हमारा विशेषाधिकार समिति को लेकर। नाम में ही समझ में क्या आ रहा, विशेषाधिकार मतलब कुछ लोगों को कुछ स्पेशल राइट मिलते हैं।
तो ये स्पेशल राइट किससे रिलेटेड होते हैं? संसद से। हुआ क्या कि संसद में कई सारे सांसदों को राज्यसभा के जो हेड हैं या आप कह सकते हो कि जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया 11 सदस्यों को। और किस लिए? विशेषाधिकार हनन के लिए, कि उन्होंने अपने प्रिविलेजेस का, अपने विशेषाधिकार के राइट्स का दुरुपयोग किया। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सांसद है, उन सबका नाम बताओ, ये नहीं पूछेगा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इससे संबंधित जो प्रावधान हैं वो कहाँ हैं। तो आपको पता हो कि राज्यसभा के नियमों में इसके प्रावधान देखने को मिलते हैं, पहला। दूसरा, इसके लिए समितियां बनाई गई हैं, और ये जो विशेषाधिकार समिति होती है ये एक स्थायी समिति होती है। जैसे आप पढ़ोगे आगे चल के लोक लेखा समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति क्या होती है ना, इनको आप पढ़ोगे। तो उसी तरह ये विशेषाधिकार समिति है जिसको एक स्थायी बोलते हैं, परमानेंट समिति। और ख़ास बात क्या है कि इसमें लोकसभा में जो ये समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में जो होती है उसमें 10 होते हैं। मतलब लोकसभा के लिए अलग विशेषाधिकार समिति है और राज्यसभा के लिए अलग। इतनी ही बातें याद रखनी इसमें, ठीक है। फिर बात आती है संसदीय विशेषाधिकार की। तो संसदीय विशेषाधिकार पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। पॉलिटी में आपको इतना बड़ा आर्टिकल नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, एक एक लाइन पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या हुआ? संसदीय विशेषाधिकार का मतलब ये होता है कि सांसद को कुछ स्पेशल राइट दिए जाते हैं ताकि वो आम जनमानस के लिए या आम जनमानस के कल्याण की बातें या उसको लेकर वहाँ बातचीत कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि संसद में बिल्कुल कबड्डी टाइप का फील्डिंग रहती है ना। किसी सांसद ने राहुल गांधी को कुछ बोल दिया, मनमोहन सिंह को कुछ बोल दिया, है ना, उन्होंने मोदी जी को कुछ बोल दिया, बाकी नेताओं को कुछ बोल दिया। और कुछ तो मान लो बिधूड़ी टाइप के जो सांसद हैं, है ना, वो तो दिखा देते हैं कि वो कितने अमर्यादित लोग हैं, है ना, गंदे गंदे शब्दों का यूज करते हैं। सीधी सी बात है, जो आपके मन में होगा वही तो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। जैसे आपको हमने राइट दे रखा है कि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप फलाने नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पूरी रात हमको फ़ोन करते रहें, है ना, अब मिस कॉल मारें फिर काट दें, मिस कॉल मारें फिर काट दें। हाँ, आपको ज़रूरत है 12 बजे 1 बजे 24/7 आवर्स, मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है हमारी सर्विस रहती है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एक होता है कि विशेषाधिकार के प्रति अपना कर्तव्य और अपनी सजगता। लेकिन कई बार क्या होता है, ये लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। तो हमें पता हो कि संसदीय विशेषाधिकार का आशय क्या है? संसद के दोनों सदन, उसकी समितियों, सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और छूट। जैसे क्या छूट है कि यदि कोई सांसद सदन में किसी शब्द का उपयोग करता है और उससे किसी को बुरा लगता है, बाहर वाले व्यक्ति को, तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। अगर उसने कोई बात वहाँ सदन के पटल पे रखी और वो उस बात से किसी समाज के किसी वर्ग को कोई दिक्कत हो रही, तो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, है ना। तो ये छूट मिलती हैं। जैसे छोटा सा मैं आपको एक बताऊं एग्जांपल, कि जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है, अगर वो किसी देवी का या किसी देवता की बॉडी टच करता है, तो उस पर आप केस नहीं ठोक सकते हो कि ये बैड टच कर रहा है या हरासमेंट, है ना। हालांकि आजकल कुछ डॉक्टर के नाम पे गंदे काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है और आपको उसके सामने शर्म भी नहीं आनी चाहिए। जैसे वकील है ना, इसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हो, हालांकि वकीलों का तो क्या ही कहूँ मैं। तो ये चीज़ें पता हो। तो संविधान उन व्यक्तियों को भी संसदीय विशेषाधिकार देता है जो संसद के किसी सदन या उसकी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं, जैसे महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री। इस लाइन पे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको क्या लग रहा था कि मास्टर ने हवा में यही लाइन दे दी? इस लाइन पे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि संसद में केवल विशेषाधिकार सांसदों को प्राप्त है, न कि अन्य सदस्यों को। अब अन्य में महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी आ जाएंगे, तो आपको पता हो कि नहीं भैया, उनको भी प्राप्त है, चाहे वो संसद के सदस्य हों, सांसद हों, या वो व्यक्ति जो किसी न किसी समिति में कार्यवाही में बोल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपका दिमाग, आपका लॉजिक की हवा की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिलते, जबकि वो संसद का अभिन्न अंग होता है,
ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को विशेषाधिकार देता है अलग से, मतलब संविधान विशेषाधिकार की बात करता है लेकिन संसद नहीं। और बच्चे यही गलती करके आते हैं कि संसद में राष्ट्रपति घुमा देगा, मेरे जैसा टीचर हुआ कि संसद में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार का प्रावधान है लेकिन संविधान में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता, या संसदीय नियमों में राष्ट्रपति को विशेषाधिकार से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है लेकिन संविधान भारत का संविधान इस बारे में मौन है। पढ़े हो कहीं लाइन? नहीं पढ़े हो, इसीलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर्स जरूरी है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है, संसद में बोलने की स्वतंत्रता और कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, मतलब जो भी चीज़ें होंगी आप उसको पब्लिकली उस डॉक्यूमेंट को रिलीज कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे देखा होगा अडानी को लेकर आए दिन राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। संविधान में निर्दिष्ट विशेषाधिकारों के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता, सदन, है ना, 40 दिन पहले मतलब छूट मिलती है गिरफ्तारी को लेकर, जैसे आपने बृजभूषण के मामले में देखा होगा। हालांकि उनका जो केस था वो एक तरीके का सिविल नहीं था, क्रिमिनल था, ठीक है। ध्यातव्य वो कि संसद ने अब तक सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने कोई विशेष कानून नहीं बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब अभी पूरे के पूरे विशेषाधिकार को डिकोड नहीं किया गया है, संहिताबद्ध नहीं किया गया कि कौन विशेषाधिकार है कौन नहीं। मतलब जैसे विधुड़ी ने अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया तो ये कोई नहीं डिफाइन कर पा रहा था कि ये संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। अगला हमारा आर्टिकल है विश्व हिंदी दिवस। आपको बस इतना याद रखना है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है और हमारे यहाँ नॉर्मल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक। बाकी आपको याद नहीं रखना है, बेसिक चीज़ें है ना, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1949 में बोली गई थी, है ना, 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है, देवनागरी में भारत की आधिकारिक भाषा है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के साथ में शामिल है ना। इंडो आर्यन के रूप में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हिंदी सचिवालय है। संविधान सभा द्वारा भाषा को अपनाए जाने को लेकर हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। जैसे मुझे इसको लेकर एक वो है बहुत बड़ी, इसको लेकर मैं वो करता हूँ, मतलब विरोध करता हूँ मैं इस चीज़ का कि भारत को राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। और यदि भारत राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहा है तो भारत को फिर राष्ट्रीय तमिल, राष्ट्रीय तेलुगु, राष्ट्रीय कन्नड़, राष्ट्रीय मलयालम ये मनाना चाहिए। भारत को कायदे से 14 सितंबर को क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, आप भी इंटरव्यू में ये चीज़ यूज कर सकते हैं। इवन जब भारत का एसे राइटिंग करेंगे, भारत की विविधता और एकता की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी आप ये बोल सकते हैं कि भारत देश को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की जगह पर अगर राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाए तो ये न केवल भारत की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा बल्कि भारत की हर एक भाषा का सम्मान देगा। जैसे योग दिवस है ना, हर चीज़ में होता है, नोट में आप देखोगे सारी भाषाएं मिलेंगी, ठीक। तो वही राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। बाकी मंदारिन ये चाइना की मंदारिन और अंग्रेजी के बाद देखा गया कि हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ठीक। बाकी आपको याद नहीं रखना है। अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में आपको पता हो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की या शिकागो सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया, वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न इंडिया में आते हैं और वो आते हैं इनके स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है। उन पे क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर इन्होंने क्या कहा है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं ये हो सकता है एसे में आ जाए, जैसे ये होता है ना थीम कि विकसित भारत 2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा, द्वार नहीं युवा के द्वारा, ठीक है, या युवा के द्वार भी हो सकता है, तो ये आ सकता है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, ये कौन थे, इनके बचपन का क्या नाम था, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है सर्वाइकल कैंसर को लेकर। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहता हूँ, क्या पहले क्या होता था कि मैं जब भी ऐसे आर्टिकल हेल्थ से रिलेटेड है ना या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ाता था तो मैं ऐसे ही पढ़ा देता था,
गलती क्या होती थी, कई बच्चों ने मुझे शिकायत की कि सर आप अचानक ऐसे शब्द बोल देते हो, बगल में मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं और वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मतलब अब मैंने शुरुआत की है कि जब भी ऐसे आर्टिकल आएंगे जो सेंसिटिव आर्टिकल होंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि या तो आप ईयरफोन लगा लीजिए या तो इस आर्टिकल को बाद में सुन लीजिए, ठीक है। ईयरफोन इसलिए लगाइए क्योंकि अभी देखो हमारा समाज इतना अच्छा नहीं है जो ओपनली ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करे। और मैं आपके साथ ऐसी बातें क्यों करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि आप में से कोई व्यक्ति ऐसी बीमारियों से पूरी तरह में संलग्न ना हो पाए, क्योंकि है क्या, आज का जो ज़माना है वो वायरल का ज़माना है, 30 सेकेंड की रील का ज़माना है ना। वहाँ किसी को पता नहीं है, कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि आपको भी पता। अच्छा, आप लोगों ने लगा लिया ना कान में ईयरफोन वगैरह, हाँ, क्योंकि अब जो बातें शुरू हो रही हैं वो सेंसिटिव हैं। पता नहीं फिर आपकी मम्मी पीछे से आके 2 थप्पड़ मारें, आपका भाई बोले कि ये मास्टर कैसा है, मतलब मुझे अजीब लगता है। अरे यूपीएससी के टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो भाई, उसको तो सब कुछ पढ़ाना है ना, हेल्थ से लेके हाइजीन तक, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि है क्या कि आजकल के नए नए युवा, नई नई पीढ़ी, वो नई नई वीडियो मूवीज़ ये सब देखते हैं, उनको तमीज़ है नहीं कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं और इसका नुकसान क्या होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है सर्वाइकल कैंसर को लेकर। सर्वाइकल कैंसर का क्या मतलब है? कैंसर तो आप जानते हो एक तरीके से कोशिकाओं का प्रस्फुटन होना। प्रस्फुटन का मतलब कि जो हमारे अंदर की सेल्स होती हैं वो कहीं पर जाके फट जाती हैं। जैसे आप लोग गुब्बारा देखते होगे, पाइप देखते होगे, है ना, वो फट जाता है, तो ऐसे ही कैंसर को लेकर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, दिक्कतें होती हैं, गांठ बन जाती, कहीं कुछ बन जाता है। आपने नाम सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, है ना, मुंह में कई बार कैंसर हो जाता है, कई बार गले में हो जाता है। लेकिन जो देवियाँ होती हैं, या कह सकते हो जो नारी शक्ति होती है, उनको सामान्यतः जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वो सर्वाइकल है, उसके बाद आता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, इसको लेकर काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे हाइजीन को लेकर मेन, कि जो महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो उनकी योनि होती है, वहाँ पर उतनी साफ सफाई ना होना, ठीक है। और सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है जब यौन क्रिया, फिजिकल इंटीमेशन होता है, उस समय हाइजीन का ध्यान ना रखना, तब ये ज़्यादा कैंसर फैलने के चांस होते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग मेरी बातें सुन के डरना मत, है ना, क्योंकि कई बार जब चीज़ें बताई जाती हैं तो लगता है ऐसे कि मास्टर डरा रहा है। डरना नहीं है, आपको बस इससे सीखना है और आगे के लिए तैयार होना है, ठीक है। इवन ये जो लक्षण है इनको देखकर भी ये मत सोचना कि यार हमको तो कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कहने का मतलब सोचना है आपको, ठीक। तो आपको कैसे बचना है? पहला, आपको हाइजीन रखना है, साफ सफाई रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप किसी के साथ यौन क्रिया करते हैं तो उसमें सावधानी बरतनी है। लोग सोचते हैं कि केवल प्रोटेक्शन यूज कर लेने से सावधानी हो जाती है, मेरे हिसाब से नहीं। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो पोर्नोग्राफी देखती है ना, फॉरेन के पोर्नोग्राफी देख के उसमें गलत टाइप के, मतलब अननेचुरल सेक्स दिखाया जाता है। अननेचुरल सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती हैं वही कई बार हमारे सर्वाइकल कैंसर का कारण बनती हैं, और वही कई बार व्यक्ति के माउथ में, गले में कैंसर का कारण बनती है। आप खुद सोचो, जिस चीज़ को आप छूना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आपका वेस्ट जो होता है सुबह जो आप निकालते हो उसको आप छूना पसंद नहीं करते हो, और कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी देख के उसको टच करता है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार, देखो आप छोटे बच्चे नहीं हो इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपने जैसे कई बार देखा होगा कि कई वीडियोस में आपको दिखाते हैं, है ना, कि जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट है, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब अपनी टंग शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही गंदा, मतलब मैं तो सोचता हूँ इससे बड़ा घिनौना कार्य कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कितनी गंदी चीज़, और लोग क्या कहते हैं, इससे प्लेजर मिलता है। अरे भाई, इसी से तो लोगों को कैंसर होता है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, जैसे मैंने ये स्टडी की है कि जो लोग कहते हैं ना यार फलाना मसाला भी नहीं खाता था, फलाना शराब भी नहीं पीता था, उसको कैंसर कैसे हो गया? उसको कैंसर इन्हीं गलत एक्टिविटीज़ के कारण होता है, पोर्नोग्राफी देखकर होता है।
तो मेरा आप सभी देवियों से और आप सभी देवताओं से एक निवेदन है कि आप कितो फिजिकल इंटीमेशन करियो, नेचुरल करियो, अननेचुरल बिल्कुल मत करियो, पोर्नोग्राफी जैसी दिखाई जाती वैसा तो कतई मत करियो, ठीक है। प्लेजर मिले चाहे भाड़ में जाए, समझ गए, वरना आप प्लेजर के चक्कर में अपने आप को कफन तैयार रखियो, आगे चल के बहुत गंदी गंदी बीमारियां होंगी आपको। खुद ही सोचो यार, मतलब कभी बैठ के सोचो ऐसे ही शांत। मैं मतलब मुझे खुद ही लगता है, हालांकि मैं तो मान लो अध्यात्म और इन चीज़ों से वो हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा वो लगता है, लेकिन मैं कभी कभी प्रैक्टिकल होकर भी जब सोचता हूँ कि यार लोग ऐसा गंदा कर कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो आपको साफ सफाई रखनी है और इन चीज़ों से बचना है। और एक बात और बता दें, आपको पहले ही मैं बता रखा हूँ, विस्पर का मतलब क्या होता है, कानाफूसी। हमारे यहाँ इन चीज़ों को लेकर बातचीत नहीं होती। जैसे मुझे याद है, आज से 2 महीने पहले मेरी सिस्टर एक पीरियड को लेकर, जो पीरियड होते हैं ना देवियों को जो आते हैं, माहवारी जिसको बोलते हैं, तो पीरियड को लेकर एक वीडियो मुझे शेयर की। मुझसे बोलती, दादा ये वीडियो स्टेटस पे लगा दूँ। तो फिर उसी का आंसर था कि दादा अगर स्टेटस पे लगाऊंगी तो चच्चू क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगी, चाचा क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा जब सोचेंगे तो फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो, मत लगाओ। मैंने कहा ये समाज अभी इतना अच्छा नहीं कि आप पीरियड के बारे में इतनी अवेयरनेस फैलाओ, है ना। तो उसको कानाफूसी ही रहने दो। और वैसे भी विस्पर का मतलब ही होता है कानाफूसी। तब कहती अच्छा विस्पर का मतलब कानाफूसी होता है। मैंने कहा सर्च करो गूगल में, पता चल जाएगा तुम्हें, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, तो अपने हाइजीन का ध्यान रखो, साफ सफाई रखो। कोई व्यक्ति कितना भी आपको प्रेशर करे, चाहे आपका पति हो, प्रेमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, फिजिकल इंटीमेशन करो लेकिन नेचुरलिटी के साथ में, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। अननेचुरल मत करना, वरना सबसे सेंसिटिव पार्ट ही स्त्री का होता है। और ऐसा नहीं कि स्त्री का, पुरुष का भी सेंसिटिव होता है, दोनों को नुकसान होगा और फिर वही है कि ज़िंदगी बेकार, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ सर क्लियर हो गई। क्या इस कैंसर को लेकर कोई वैक्सीन बनाई गई? तो जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन बनाई थी सेरवैक के नाम से। क्वेश्चन आ सकता है कि सेरावैक क्या है, सेरवैक, या आप कह सकते हो शिरवैवेक क्या है, तो आप बता देना ये वैक्सीन है। अब वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन का मतलब ये होता है कि इसको पहले ही दे देना ताकि इन फ्यूचर में व्यक्ति को कैंसर ना हो, ठीक। गर्भाशय ग्रीवा में होता है, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। मुझे याद है बचपन में जब बायोलॉजी में हम पढ़ाती थी और ये पिक्चर दिखाई जाती, हमारी समाज की गंदगी जानते हो क्या है, ऐसी पिक्चर जब आदमी देख लेता है तो ना तो पढ़ने का उसको मन करता है, वो ये नहीं सोचता है कि यार हमारा जन्म यहीं से तो हुआ है। इसीलिए कामाख्या की तो पूजा की जाती है, कामाख्या में यही तो योनि है। मतलब जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं उसी को लेकर हम रोज गालियां देते हैं, उसी के लिए पूरी दुनिया पागल है, समझ गए। पता नहीं क्या यार है पागलों का हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चलन चल रहा है, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कितने परसेंट है कितने परसेंट नहीं है। हाँ आपको ये पता हो कि चौथा सबसे आम प्रकार का कैंसर है और महिलाओं में दूसरा, ठीक है। भारत में, विश्व में चौथा है। विश्व में और भी कई कैंसर होते हैं महिलाओं को, क्योंकि वो दारू शराब भी पीती हैं, आपको पता है ना, पार्टी भी करती हैं, सिगरेट भी मारती हैं, फुक्की। हालांकि ऐसा नहीं, यूपीएससी की तैयारी करने वाली आप ही में से कई देवियाँ होंगी जो फुक्की मारती होंगी, गोल्ड फ्लैग, है ना जाने कौन कौन सी भैया सिगरेट पीती होंगी, मैंने तो देखा है। हाँ मास्टर का कोई नशा नहीं है, पढ़ाई के सिवा मास्टर के अंदर कोई नशा नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है, और ना नशा मुझे करना है। दूसरा भारत में क्यों? क्योंकि भारत में इसके पहले क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मौत होती है तो जी हाँ बिल्कुल मौत होती है, ठीक। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। इलाज योग्य है, बिल्कुल है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ डरना नहीं है कि इसका इलाज संभव है, ठीक। तनाव के प्रकार वगैरह कुछ नहीं याद रखना है, छोड़ दो आप, ठीक है। गंगी रेड मेलम क्या है? आपको पता हो कि एक फसल उत्सव है, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति वगैरह मनाया जाता है, तो वैसा ही। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तो क्वेश्चन इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं, तो आप इसको छोड़ सकते हो। बाकी पिक्चर देख सकते हो, दोनों लोग आपके स्वागत के लिए बजा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। ये पिक्चर आप देख सकते हो कि उत्तरायण कहाँ कहते हैं, लोहरी या मगधी कहाँ कहते हैं, मघी, सिसुर कहाँ कहते हैं, मकर संक्रांति, ठीक है। खिचड़ी जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कानपुर में हम लोग खिचड़ी ही कहते हैं,
खाते हैं सर्दियों में, है ना। बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला आर्टिकल है स्पेस टाइम, इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में केवल इतना ही हमको पढ़ना था, ठीक है। उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको समझ में आया था, उसी तरह से पार्ट 2 आपको समझ में आया। अब अपना आप ईयरफोन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बातें समझ में, अच्छा ये तरीका कैसा लगा आपको कि सेंसिटिव टॉपिक को हम लोग भी विस्पर की तरह कान में डाल के सुने, है ना, और इनसेंसिटिव टॉपिक को बाहर सुने, है ना, अलार्म कर देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ भी बोल दिया लोग, अच्छा होता क्या है कि लोग क्लिप देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मास्टर ने कहाँ से इसको उठाया, है ना। आपने कुछ सीखा ही तो होगा आज, आज आपने सोचा भी होगा कि हाँ मास्टर सही बात तो बोल रहा है, फर्जी तो नहीं बोल रहा होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे मास्टर तुम पोर्नोग्राफी देखते हो, तो मैं इसका क्या उत्तर दूं आपको। देखो पोर्नोग्राफी देखना बुरा नहीं है, आप उससे सीख के समाज को क्या दिखा रहे हो ये ज़रूरी है ना। जब आप ये देखोगे ना कि ये चीज़ गंदगी है, तभी तो आप दूसरों को बताओगे कि ये आपको नहीं करना है, समझ गए। तो ये चीज़ मेरा कहने का, हाँ उससे मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, मेरे विचार और मेरी इंद्रियां बहुत कंट्रोल हैं, ठीक है। खैर वापस आते हैं अपने आर्टिकल में। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आप में से जिस बच्चे को श्री आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी वो ज्वाइन कर सकता है। मिनिमम फीस है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को हम कवर कराते हैं। 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और ये टेस्ट सीरीज आपका ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप में से जिन बच्चों को ना मिला हो कुछ मत करें, इसी पिक्चर में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ही आप क्लिक करेंगे सीधे श्री आईएएस एकेडमी के कोर्स पे पहुँचेंगे। वहाँ आपको ऐसी क्लासेस डेमो के रूप में मिलेगी। कंटेंट वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ फ्री कंटेंट मिला, यहाँ आप टेस्ट देख सकते हैं। आगे चल के आपको यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस की 5 क्लासेस मिला करेंगी उसी टेस्ट की, ठीक है, जो कि आपको उन 100 के 500 क्वेश्चन कवर कराएंगे, ठीक। तो उम्मीद है आप ज्वाइन करेंगे। बाकी इनका डिटेल वीडियो आप इन क्लासेस में देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज क्या है, कैसे शुरू हो रही है, शेड्यूल क्या, सब कुछ यहाँ पे हमने दे रखा है। हो गई बातें क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो फिर अपनी क्लास का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने इसके 3rd पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।